हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वंचना सिंह परिहार, पीसीएस ऑफिसर, एमपीपीएससी 2013 बैच। सो फ्रेंड्स, आज अपन मिल रहे हैं लोक प्रशासन के नेक्स्ट टॉपिक पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये हमने देखा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति क्या होती है, लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। किसी भी विषय की प्रकृति, जब हम बात करते हैं कि प्रकृति क्या है, तो प्रकृति से मतलब क्या होता है, नेचर। नेचर का मतलब स्वभाव, स्वभाव कैसा है उसका, किस प्रकार का स्वभाव वो रखता है। हम सामान्य रूप से जब किसी लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं, किसी मनुष्य के बारे में बात करते हैं, किसी जीव के बारे में बात करते हैं, किसी पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं, तो हम उस समय उसके स्वभाव के आधार पर उसका नेचर, कि उसकी क्या ग्रोथ है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी वाणी कैसी, इस तरीके से हम उसकी प्रकृति बताने का प्रयास करते हैं। अब जब किसी विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं और उस विषय की प्रकृति हमें बताना है, तो फिर वहां पर हमारे साथ क्या आ जाता है कि हमें किन किन आधारों पर उस विषय के बारे में चर्चा करनी है, उसकी प्रकृति बतानी है। तो जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में भी है, एक प्रक्रिया भी है और एक संरचना भी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जब लोक प्रशासन का अर्थ बताया था तब मैंने बताया था। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना जरूरी होता है कि लोक प्रशासन दो प्रकार से हम देखते हैं, उसका स्वरूप, उसका फॉर्म, टू फॉर्म्स हम यहाँ पर देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, कि वह एक क्या है, डिसिप्लिन के रूप में है, एज अ डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में भी लोक प्रशासन हमारे पास है, और फॉर एज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया के रूप में भी लोक प्रशासन हमारे पास दिखाई देता है। तो लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में भी हमारे पास है, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में भी हमारे पास है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर हमें लोक प्रशासन की प्रकृति देखना है। अब विषय के रूप में जब हमारे पास लोक प्रशासन आता है, तो आप बताइए कि उस विषय के रूप में हम क्या क्या देखते हैं। मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था, जब लोक प्रशासन एक विषय के रूप में आता है तो वह लोक प्रशासन के सिद्धांतों, उसकी संरचना, उसकी प्रक्रिया से संबंधित जो भी अनुसंधान होते हैं उन सब का अध्ययन करता है, और उसी अध्ययन को वो आगे लेकर जाता है, नए नए सिद्धांतों का गठन करता है, नए नए जो आपकी थ्योरीज होती हैं उनको वो बनाता है, उनका फॉर्मेशन करता है, और उनको फैक्ट के बेसिस पर प्रूफ करता है, और आगे के लिए क्या करता है, बताता है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तब हम लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम प्रोसेस के रूप में पढ़ते हैं, हम प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन को पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये टोटली उसका जो बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, मतलब लोक प्रशासन क्या कर रहा है, लोक प्रशासन का कार्य क्या है, लोक प्रशासन का कार्य प्रणाली क्या है, लोक प्रशासन की जो संरचना है वो संरचना किस प्रकार से कार्य कर रही है। ये सारी चीजें हम लोक प्रशासन की को जब देखते हैं तो वो हम पढ़ते हैं कि लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि लोक प्रशासन की प्रकृति पहले से पढ़ने से पहले लोक प्रशासन के दो स्वरूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। इन दोनों फॉर्म्स के बेसिस पर ही, इन दोनों स्वरूपों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। लोक प्रशासन जब हम विषय के रूप में देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मान्यताएं, क्या कौन कौन से लोग किस प्रकार की चीजें बताते हैं प्रकृति के लिए। तो हमारे लोक प्रशासन की प्रकृति बताने के लिए आपकी मुख्य रूप से दो प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन आपका जो आधुनिक लोक प्रशासन, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो नवीन लोक प्रशासन है, जो आपका पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से हमारे लोक प्रशासन का जो नवीन आयाम है, उसके आधार पर हम लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए चार प्रकार के आयाम देखते हैं। चार प्रकार के आयाम में दो मुख्य हैं जो सामान्यतः आपको एग्जाम में लिखने हैं। दो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि कई बार यूपीएससी के बच्चों को जब लिखना रहता है आंसर राइटिंग, एमपीपीएससी में तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, बट यूपीएससी के जो आंसर फॉर्मेटिंग हम करते हैं तो उसमें हम चारों प्रकार के जो प्रकृति के आयाम है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला आयाम आपका क्या है कि लोक प्रशासन की प्रकृति में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति प्रबंधकीय है, मैनेजरियल है, आपकी एकीकृत है, इंटीग्रल है, या फिर आधुनिक है, मॉडर्न है। तो अब ये तीन प्रकार की प्रकृति की जब हम बात करते हैं
तो सबसे पहले मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि विद्वानों का एक मत है कि लोक प्रशासन आपका क्या होता है, प्रबंधकीय है। कुछ विद्वानों का मत है कि वो एकीकृत है, कुछ विद्वानों का मत है कि आधुनिक है। ये तीनों प्रकार के मतों में अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रबंधकीय या मैनेजरियल जो अप्रोच है या जो आपका प्रबंधकीय आपकी प्रकृति की बात करते हैं, वो विद्वान क्या कहते हैं, प्रबंधन। तो प्रबंधन हमारा क्या होता है, अगर हम सामान्य रूप से किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट की बात करें तो आप उसको क्या समझते हो, क्या होता है मैनेजमेंट। थोड़ा सा तो आप लोग सभी जानते हो, इसलिए बताओ, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के आपका घर भी नहीं चल सकता है, बिना मैनेजमेंट के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैनेजमेंट सबसे एसेंशियल चीज होती है किसी भी काम को आगे करने में। तो प्रबंधन आपके हिसाब से, यदि एक्चुअली मेरी आदत है क्वेश्चन आंसर इंटरैक्शन सेशन के माध्यम से, ये बात अलग है कि अभी अपन वीडियो फॉर्म में हमारा लेक्चर चल रहा है, इसलिए आप लोग वहां से आंसर पुट अप नहीं कर पा रहे हो। यहां पर आपका मैनेजमेंट का मतलब होता है जो कि आपका उच्च स्तरीय किसी भी प्रकार से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, संगठन की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में आपका हेड है, ठीक है, और यहां पर आपका जो भी आपका हायर लेवल की अथॉरिटीज बैठी है वो आपकी क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, नीति निर्माण करती है, वहां से वो नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है ना। और उसके बाद संगठन में आपका क्या होता है, आपका बाकी एग्जीक्यूशन बॉडी होती है जो कि क्रियान्वयन काम करती है, ठीक है ना। अभी अपन केवल सीधे से सिंपल से संगठन की बात कर रहे हैं कि संगठन में दो प्रकार से अगर हमने बांटा तो आपका जो उच्च स्तर होता है, जहां पर आपका नीति निर्माण होता है, जहां से कंट्रोलिंग होती है, फाइनल अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, तो वो आपकी क्या हो जाती है, प्रबंधन के जो मैनेजमेंट का सेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, उच्च स्तरीय होगा, ठीक है ना। और नीचे जो आपकी एग्जीक्यूशन बॉडी है वो आपकी उनके द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन कर रही है। तो नीचे वाला जो कार्मिक हो गया वो क्रियान्वयन एजेंसी हो गया। तो जो आपकी मैनेजरियल अप्रोच की बात हो रही है या हम प्रबंधकीय प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो प्रबंधकीय प्रकृति को मानने वाले जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति प्रबंधकीय होती है। कैसी होती है कि वह उच्च स्तर के कार्मिकों के द्वारा या उच्च स्तर के प्रबंधकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही क्या करता है, लोक प्रशासन में सम्मिलित करता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बना रहा है, काम कर रहा है, नीति बना रहा है या नियंत्रण कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन केवल और केवल आपका क्या है, जो ये हायर लेवल का जो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य ही लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण हो गया। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में आपके जो लोक प्रशासन के महान विद्वान है लूथर गुलिक, अपन आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ेंगे तब हम लूथर गुलिक के योगदान को देखते हैं कि उनका जो पोस्ट कोर की अवधारणा है उस पर वो बताते हैं कि क्या क्या चीजें लोक प्रशासन के अंतर्गत आएंगी। तो ये जो है आपके हैं लूथर गुलिक महोदय, वो आपके प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों में आए जाते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइमन है, स्मिथ वर्ग, थॉमसन है, ठीक है। तो लोक प्रशासन का जो प्रबंधकीय दृष्टि या प्रकृति है वो आपकी संकुचित दृष्टिकोण के माध्यम से है, ठीक है ना। बहुत ही छोटी जगहों को वो बता रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये संकुचित मान्यता है लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति के बारे में जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी होती है एकीकृत प्रकृति, इंटीग्रल। एकीकृत का क्या मतलब होता है, सभी को मिलाते हुए, सभी को एक साथ, सभी को एक साथ, मतलब उच्च स्तर के साथ साथ जो आपके मध्यम स्तरीय, निम्न स्तरीय सभी कर्मचारी हैं, इन सभी के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो सब कुछ आपका लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। जैसे एक चपरासी है, चपरासी का कार्य भी आपका क्या है, लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बीच में यहाँ पर कोई टेक्नीशियन बैठा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किया जाने वाला कार्य भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर सीनियर अथॉरिटी बैठी हुई है जो कि डिसीजन मेकिंग कर रही है, जो कि पॉलिसी मेकिंग कर रही है, और उसके बाद उन सबका क्रियान्वयन करने वाली जो हमारी फील्ड एजेंसी है वो सारी चीजें। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में हायर डायरेक्टरेट लेवल से लेकर आपके जो फील्ड में आपके कांस्टेबल काम कर रहे हैं उन सभी का काम आपका क्या हो जाएगा,
एकीकृत प्रकृति के आधार पर सब कुछ लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। तो लोक प्रशासन का जो एकीकृत आपकी प्रकृति है, ये बड़ी व्यापक अवधारणा है। व्यापक दृष्टिकोण से हम जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं इनके समर्थक विद्वानों में आपके जो है वाइट, एल.डी. वाइट है, पिफनर है, आपके मार्क्स है, फ्योल महोदय, हेनरी फ्योल का अपन पोकोक दृष्टिकोण पढ़ेंगे हम। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, एकीकृत प्रकृति को बताती हैं। अब सामान्य रूप से आपको किताबों में प्रबंधकीय या एकीकृत दो ही मिलेगा, लेकिन हमारा एक प्रकृति और होती है आपकी आधुनिक प्रकृति। आधुनिक प्रकृति का मतलब होता है, अभी हम जब लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के आधार पर हम लोक प्रशासन का क्षेत्र देखते हैं। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, पर्यावरण परिस्थितियां लोक प्रशासन को प्रभावित करती हैं और उनसे प्रभावित होती हैं। मतलब क्या है, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार लोक प्रशासन के कार्यों में भी परिवर्तन आता है। तो जो लोक प्रशासन के कार्यों में परिवर्तन आ रहा है, समस्त परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार जो भी कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन के अंतर्गत ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब जैसे आपको वर्तमान में ही हमारा कोविड-19 वैश्विक महामारी है, हमारी वैश्विक आपदा है, इस आपदा से हम सब शिकार है, हम सब इस आपदा की परिस्थितियों से आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप जब देखोगे तो आपके जो वर्तमान में लोक प्रशासन काम कर रहा है, इस समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आधुनिक प्रकृति लोक प्रशासन की। कि आप लोग पहले क्या सोचते थे, कलेक्टर का काम क्या होता है, कलेक्टर तो आराम से बैठते हैं, राजस्व विभाग में होते हैं, विकासात्मक कार्य देखते हैं, बस हो गया, ठीक है ना। लेकिन आज आप क्या देख रहे हो, कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए भी कलेक्टर ही सबसे सामने है, ठीक है ना। तो कलेक्टर जो प्रशासन है वो कितना सारा काम कर रहा है। फिर आप देखते होंगे कि डॉक्टर का काम क्या हुआ करता था, केवल कोई गया, देखे, उनका इलाज किए, चले आए। लेकिन आज आपको दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर को आज हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना फाइटर्स। क्यों? क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार डॉक्टर का जो रोल है सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हमको कानून व्यवस्था बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर बनाना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारा पुलिस विभाग है। जिस पुलिस विभाग का कार्य केवल और केवल, हम अगर एक साधारण रूप से पुलिस का काम देखें तो हम क्या बोलेंगे, क्राइम को कंट्रोल करना। पुलिस विभाग का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, अपराध पे नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन वर्तमान में आप पुलिस की भूमिका देखिए, वो खाना भी पहुंचा रही है, वो आपकी पूरी एनजीओ के रूप में काम कर रही है। आप इस समय देख रहे होंगे कि नंगे पैर जाने वाले जो है आप के मजदूर हैं, उनको वो चप्पल प्रोवाइड करवाना है, भूखे लोगों के घर में खाना प्रोवाइड करवाना है, किसी के घर में कोई समस्या आ गई है तो वहां पुलिस जा रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि पुलिस इस समय आपकी अन्य भूमिकाओं में भी दिखाई दे रही है। मतलब परिवर्तित परिस्थितियों में प्रशासन जो है अनेक प्रकार के कार्यों को करता है। और जो लोक प्रशासन की आधुनिक प्रकृति है वो यही बताती है कि परिस्थितियों के अनुसार जैसा भी कार्य प्रशासन को मिल रहा है, प्रशासन उन सभी कार्यों को कर रहा है, तो वो आपका लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो ये है आपकी लोक प्रशासन की आधुनिक प्रकृति। और इसी को हम जब आगे देखेंगे तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से हम लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ेंगे इसमें। और इसके जो महत्वपूर्ण विद्वान है हमारे ब्लैडन है, पीटर है, डिमॉक है, कोई है। तो ये है आपके लोक प्रशासन का प्रकृति देखने के लिए एक मान्यता, जिसमें हम प्रबंधकीय, एकीकृत एवं आधुनिक प्रकृति के आधार पर देखते हैं। अब इसके बाद जो आपकी दूसरी मान्यता है, दूसरी मान्यता है कि लोक प्रशासन, यहां पर हमने देखा प्रक्रिया के आधार पर, क्यों कि लोक प्रशासन के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया आती है, ठीक है ना। अब जब हम विषय की बात कर रहे हैं कि विषय के रूप में हम लोक प्रशासन की प्रकृति को पढ़ना चाहेंगे, तो विषय के रूप में हम देखेंगे कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति में कला या विज्ञान एक दूसरा आयाम है जब हम लोक प्रशासन को विषय के रूप में देखते हैं, ठीक है ना, कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, आर्ट है या साइंस। इसमें मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं आपको बता दूं जो दो और आयाम की बात हम करते हैं कि लोक प्रशासन नियामकी या कल्याणकारी, ठीक है ना। नियामकी प्रकृति का होगा या कल्याणकारी, रेगुलेटरी नेचर का होगा या फिर आपका वेलफेयर ओरिएंटेड होगा। अब ये बताइए कि
नियामकी और कल्याणकारी किस आधार पर बोला जा रहा होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास राज्य के दो स्वरूप होते हैं, ठीक है ना, टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स। तो जो टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स होते हैं वो हम बोलते हैं कि एक हमारा क्या होता है, पोलिस स्टेट होता है, और एक हमारा क्या होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, ठीक है ना। ये जैसे जैसे हमारा जो आपका नवीन आयाम हमारे आ रहे थे तो राज्य हमको दो प्रकृति के दिखाई दिए। नियामकी, जो नियामकीय प्रकृति के राज्य होते हैं, यहाँ पर क्या प्रशासन का काम क्या होता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिक कार्य होता है। मतलब यहाँ पर कार्य दोनों ही प्रकार के होंगे, लेकिन प्राथमिकता बदल जाती है। जो पुलिस स्टेट होते हैं यहाँ पर आपके प्रशासन की प्राथमिकता होती है कानून और व्यवस्था मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और द्वितीयक हो जाता है उनका जन कल्याण। जबकि वेलफेयर स्टेट जो होते हैं यहाँ पर प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या होता है, जनहित, वेलफेयर करना, ठीक है ना, और द्वितीयक हो जाता है कानून और व्यवस्था बना के रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो अब यहाँ पर देखिए काम कौन कर रहा है, लोक प्रशासन ही कर रहा है। अभी हम लोक प्रशासन प्रक्रिया के रूप में जब हम देख रहे हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप प्रक्रिया है, तो हमने वहां पर देखा प्रबंध की एकीकृत और आधुनिक। उसी में आप नेक्स्ट देखोगे कि जो लोक प्रशासन है वो नियामकीय है कि कल्याणकारी है। तो ये आपका आधुनिक दृष्टिकोण से भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस प्रकार का स्टेट होगा लोक प्रशासन की प्रकृति वैसी ही होगी। यदि हमारा स्टेट पुलिस स्टेट है तो आपका लोक प्रशासन की प्रकृति रेगुलेटरी हो जाएगी, और यदि लोक प्रशासन का जो स्टेट का हमारा स्वरूप है वो हमारा वेलफेयर स्टेट है, तो वहां पर लोक प्रशासन भी आपका क्या हो जाएगा, कल्याणकारी लोक प्रशासन हो जाएगा। दूसरा हम एक और बता रहे हैं, विकासात्मक या गैर विकासात्मक, डेवलपमेंटल या नॉन डेवलपमेंटल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, लोक प्रशासन हर प्रकार की कार्य करता है, विकासात्मक गतिविधियों के भी कार्य करता है, और केवल जो बनी बनाई मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जो लोक प्रशासन के विद्वानों ने लिख दिया है कि प्रशासन ये काम करेगा वो काम करेगा, तो वो जो बनी बनाई मान्यताएं हैं उन्हीं के आधार पर काम करेगा। एक जिसको अपन कहते हैं कि जो चला आ रहा है वैसा ही करना है, कुछ भी इनोवेशन नहीं करना है। तो जब लोक प्रशासन आपका विकासात्मक गतिविधियों को संपन्न करता है तो हम कहते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, विकासात्मक है। अब जब लोक प्रशासन आपकी बनी बनाई मान्यताओं के आधार पर आपका पीढ़ी अनुसार काम करता जा रहा है, जैसा चला आ रहा है, या फिर एक लिमिटेड आपका सीमित क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, गैर विकासात्मक या नॉन डेवलपमेंटल हो जाता है। अब हम बोलते हैं जो प्रमुख रूप से हम जब विषय के रूप में लोक प्रशासन की बात करते हैं तो वहां पर आपका क्या होता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है। लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है। तो अब जब हमको ये बताना है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला, तो विज्ञान या कला होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि विज्ञान से आप क्या समझते हैं। मैंने इससे पहले भी शायद आपको एक बार बोला था कि जब हम 10th पास करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम आर्ट के सब्जेक्ट लें या साइंस के सब्जेक्ट लें। अब साइंस के सब्जेक्ट लेंगे तो हम कौन से सब्जेक्ट लेंगे, एग्जाम्पल के तौर से आपके पास है कि हम क्या करते हैं, मैथ्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, बायो लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, इस प्रकार के विषय लेते हैं जो आपके क्या होते हैं, निश्चित सिद्धांतों की बात करते हैं, जिनमें क्लैरिटी होती है, स्पष्टता होती है, जिनमें आपका क्या फैक्ट्स होते हैं, और उन फैक्ट्स के आधार पर आप क्या करते हो, उनको सिस्टमैटिक वे पर आप उनको क्या करते हो, प्रूफ करते हो, उनका सत्यापन करते हो। तो जब इस प्रकार की, और सबसे बड़ी बात है या क्या होती है, सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल थ्योरीज वहां पर होती हैं, सार्वकालिक, हमेशा किसी भी जगह पर जाए, किसी भी समय में, जैसे कि आपका न्यूटन का लॉ है। न्यूटन ने कितने सालों पहले बोला था कि हाँ ग्रेविटी होती है, उसने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो आज भी वही चल रहा है, ठीक है ना। आपका पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम को कितने वर्षों, शताब्दियों पहले बता दिया गया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, जो समकोण त्रिभुज हमारे होते हैं, उनमें आपके क्या होगा कि आपका एक कर्ण होगा, एक आपका आधार होगा, एक आपका ये कहते हैं लंब होगा, तो उसके आधार पर हमारा क्या होता है, थ्योरम बन गई। तो इस प्रकार से वो थ्योरम हमारी उतने वर्षों से आज भी चली आ रही है, उसमें कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है। मतलब एक निश्चितता होती है, जो बन गया वो बन गया, वो हर देश परिस्थिति में वैसा ही रहेगा। तो ऐसे विषयों में जहां पर
तथ्यों के आधार पर जो सिद्धांत बनते हैं, जो मान्यताएं बन जाती हैं, वो आपकी सदैव वैसी ही बनी रहती हैं, स्पष्ट होती हैं, निश्चित होती हैं। तो उन विषयों में हम क्या कहते हैं कि वो विज्ञान के विषय कहलाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं, कला। कला के जो विषय होते हैं वो मूल्यों के आधार पर होते हैं, ठीक है ना, मूल्य होते हैं। मूल्यों के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं उनसे आपकी कला बनती है, जो प्रक्रिया होती है वो। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था एक बार शायद कि तथ्य और मूल्य में अंतर होता है। मूल्य आपके परिवर्तनशील होते हैं और जो तथ्य होते हैं वो आपके परिवर्तित नहीं होते हैं। मूल्य हमेशा परिस्थिति के अनुसार आपके परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर कला और विज्ञान के बीच का डिफरेंस यही होता है, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे कि विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। लेकिन अभी अपन देख रहे हैं कि विज्ञान और कला। तो लोक प्रशासन की प्रकृति में जब विज्ञान और कला की बात आती है तो दो प्रकार से विद्वान की बात। वैसे तो विद्वानों को देखिए तीन प्रकार का मत है, बहुत सिंपल सा। कुछ विद्वान हमारे बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्योर साइंस। दूसरी तरफ बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुड नेवर बी अ साइंस, कभी भी विज्ञान नहीं बन सकता है। तो लोक प्रशासन कभी भी विज्ञान नहीं बन सकता है। और कुछ विद्वान आपके बोलते हैं लोक प्रशासन वर्तमान में विज्ञान नहीं है, किंतु प्रयासों के बाद कुछ समय पश्चात वो विज्ञान बन सकता है। लेकिन अभी अपनी जो तीसरी वाली मान्यता है इसको यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो दो आधार पर हम देख रहे हैं, विज्ञान और कला। तो लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विद्वान हमारे आइवी टीड, टोरविक, विल्सन, विलोबिक, गिब्बित और बियर्ड है। लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने वाले मतलब कला मानने वाले विद्वान हमारे वॉल्डो है, वॉलेस है, मोरिस है, कोहेन है। तो ये विद्वान हमारे बोलते हैं कि विज्ञान है, ये बोलते हैं विज्ञान नहीं। विज्ञान को बताने के लिए विलोबी ने, मतलब लोक प्रशासन को विज्ञान बताने के लिए विलोबी ने 1926 में ही कह दिया था कि जिस प्रकार से विज्ञान के सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी सिद्धांत होते हैं। इस वजह से लोक प्रशासन भी एक विज्ञान है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके आइवी टीड कहते हैं कि लोक प्रशासन आपका विज्ञान है, क्योंकि यह भी भविष्यवाणी कर सकता है। क्योंकि विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति होती है कि विज्ञान भविष्यवाणी करता है। कैसे भविष्यवाणी करता है? आपको एक बार जो सिद्धांत आ गया उन सिद्धांतों के आधार पर भविष्य की में क्या घटना घटित होने वाली है ये विज्ञान बता देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। तो लोक प्रशासन के लिए भी आइवी टीड बोलते हैं, ओरविक बोलते हैं, विल्सन भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोक प्रशासन आपका क्या है, केवल और केवल कला है। लोक प्रशासन में भी सिद्धांतों का निर्माण होता है, लोक प्रशासन में भी तथ्य होते हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है। इस वजह से ये लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में डालते हैं। तो चलिए अब अपन ये देखते हैं कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विद्वान किन आधारों पर लोक प्रशासन को विज्ञान बता रहे हैं, और लोक प्रशासन को कला की दृष्टि से देखने वाले या कला की श्रेणी में रखने वाले जो विद्वान हैं किन किन आधारों पर कला के पक्ष में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि किन किन आधारों पर लोक प्रशासन को विज्ञान माना जा सकता है और किन किन आधारों पर विद्वान लोग लोक प्रशासन को कला की संज्ञा देते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात, हमने बोला कि विज्ञान होने के लिए, किसी भी विषय को विज्ञान होने के लिए उसमें तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। अब आप बताइए कि जो बोला जा रहा है कि तथ्यों पर आधारित है लोक प्रशासन, तथ्य क्या होते हैं? तथ्य क्या होते हैं? जो क्या है का वर्णन करते हैं। व्हाट इज, क्या है के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि जो भी चीज वो बताना चाह रहे हैं वो क्या है। जैसे अगर किसी भी बात को हम बताएं कि व्हाट इज का जो वर्णन डिस्क्रिप्शन कर रहा है उसको हम कहते हैं फैक्ट। ये मार्कर है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है कि ये मार्कर है और ये ब्लू कलर का मार्कर है, दिस इज फैक्ट। लेकिन अगर अब आप बोलो कि इसको तो ग्रीन होना चाहिए था, ठीक है ना, ग्रीन होना चाहिए था, चाहिए था, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो वो हो जाते हैं मूल्य या वैल्यूज, ठीक है ना। तो एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट क्या होते हैं,
जो है जैसा है उसको उसी के बारे में, क्या है के बारे में जो बताएगा वो तथ्य है, क्या होना चाहिए के बारे में जो बात करेगा वो मूल्य होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन तथ्य पर आधारित है, बहुत सिंपल सा है। आप बताइए कि आपके पास क्या तथ्य है। वर्तमान में कोविड-19 एक समस्या है और इस कोविड-19 से निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। प्रशासन ने क्वारंटाइन कर लिया, प्रशासन ने समस्त जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अपने अंडर में ले लिया, हमारे यहाँ बहुत सारे एक्ट चालू हो गए। तो ये है, मतलब क्या है कि लोक प्रशासन तथ्यों पर आधारित होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को क्या करेंगे, लोक प्रशासन में रखेंगे। तो हमने देखा कि लोक प्रशासन तथ्यों पर आधारित है। तो इस आधार पर विद्वानों ने बोला कि लोक प्रशासन विज्ञान है, एकदम सही है। दूसरा हमने बोला कि नियमों एवं सिद्धांतों की उपस्थिति, रूल्स एंड थ्योरीज प्रेजेंट होना चाहिए। विज्ञान की एक विशेषता होती है कि विज्ञान में सार्वभौमिक नियम और सार्वभौमिक सिद्धांतों की उपस्थिति होती है। ठीक है ना। अब हम अगर बात करें लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन में भी आपके सिद्धांत होते हैं, लोक प्रशासन में भी नियम होते हैं। आपको पता है कि जब हम आगे पढ़ेंगे आप देखोगे संगठन के सिद्धांत पढ़ोगे, प्रशासन के सिद्धांत पढ़ोगे, संगठन के अंतर्गत नियम पढ़ोगे, संचार पढ़ोगे, निर्णयन पढ़ोगे, पद सोपान पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। तो लोक प्रशासन में भी सिद्धांत होते हैं और नियम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोक प्रशासन की हम बात करेंगे तो लोक प्रशासन आपका संगठन के अंतर्गत आएगा, और जब संगठन के अंतर्गत आएगा तो हम क्या देखेंगे कि उस संगठन में एक पद सोपान है। तो वैसा पद सोपान हर संगठन में मिलेगा, चाहे वो निजी संगठन हो, चाहे वो आपका सार्वजनिक संगठन हो। ठीक है ना। तो हर जगह आपको मिलेंगे। फिर नियम मिलेंगे आपको कि इस प्रकार से काम होना चाहिए, इससे ये बात करनी होगी, आपको इससे बात ऐसी करनी होगी। तो इस प्रकार से जैसे आगे आप पढ़ोगे आदेश की एकता पढ़ोगे, आप नियंत्रण का क्षेत्र पढ़ोगे, आप सत्ता पढ़ोगे, प्राधिकार पढ़ोगे, विकेंद्रीकरण पढ़ोगे, प्रत्यायोजन पढ़ोगे, डेलीगेशन पढ़ोगे, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ोगे। ये सारी चीजें आप देखोगे कि नियम और सिद्धांत लोक प्रशासन में मिलेंगे। तो उस आधार पर हमने क्या बता दिया, नियमों एवं सिद्धांतों की उपस्थिति है। रूल्स एंड थ्योरीज आर प्रेजेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस बेसिस हम क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति का व्यापक प्रयोग। ठीक है ना। हम बात करते हैं कि विज्ञान वो होता है जहां पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है वो आपकी वहां पर अप्लाई होती है। साइंटिफिक जो हमारे जितने भी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनका प्रयोग करके हम वहां पर रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं। जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो लोक प्रशासन में भी हमको ये देखने को मिलता है कि लोक प्रशासन में भी आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन पद्धति का प्रयोग करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, आप वर्गीकरण करते हो। अब उसमें भी आप क्या करोगे, आगे जाओगे तो आपकी अनुसूचियां, शेड्यूल बनती है। ठीक है ना। फिर आगे आप जाओगे तो आपका टैबुलेशन आप करते हो, सारणीयन करते हो। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके ही आप लोक प्रशासन में भी नए नए अनुसंधान करते हो, नए नए नवाचार करते हो, इनोवेशन करते हो। तो इस बिहाफ पे हम जो विद्वान है वो बोलते हैं कि चूंकि लोक प्रशासन में भी वैज्ञानिक पद्धति का व्यापक प्रयोग करके अनुसंधान किया जाता है, इस वजह से लोक प्रशासन आपका क्या है, एक विज्ञान है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन में भविष्यवाणी करने में सक्षम है। अब आप विज्ञान की एक विशेषता होती है कि विज्ञान भविष्यवाणी करता है, फोरकास्ट करता है कि आगे ऐसा हो सकता है। उसने जो सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों के बिहाफ पे वो फ्यूचर में होने वाली किसी भी घटना के बारे में बता देता है। जैसे आप देखोगे मौसम विज्ञान जितने भी इनोवेशन, जितने भी अनुसंधान पहले किए जा चुके हैं उन्हीं के आधार पर मौसम विज्ञान आपको बताता है कि इतने दिनों में ऐसी भारी वर्षा होने वाली है, या फिर आपका मौसम का रुख किस प्रकार से होने वाला है। जैसे वर्तमान में ही आप देख लीजिए कोविड-19 के बारे में भविष्यवाणी की गई कि 3 स्टेजेस में आपका वो आएगा, कम्युनिटी लेवल पे पहुंच जाएगा तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम देख रहे हैं 3rd स्टेज पर आ गया है, कम्युनिटी लेवल पे अगर आ गया है तो वो जो चेन है वो ब्रेक होना बहुत मुश्किल हो रही है और आपका प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी हो गया है। तो इस तरह से साइंस क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। तो हमारे लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विद्वान भी कहते हैं
कि लोक प्रशासन में जो सिद्धांत हैं, जैसे आप जब लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ोगे तो आपका वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत पढ़ोगे, आप मानव संबंध उपागम पढ़ोगे, आप आगे नौकरशाही पढ़ोगे, इस प्रकार के आपके बहुत सारे सिद्धांत आएंगे आपके लोक प्रशासन के। उन सिद्धांतों के आधार पर क्या होता है, लोक प्रशासन के विद्वान बोलते हैं कि प्रलोक प्रशासन भी भविष्यवाणी करने में सक्षम है। चार्ल्स वर्थ ने तो ये भी कह दिया था कि लोक प्रशासन में ऐसे सिद्धांतों की स्थापना हो चुकी है जिनके आधार पर लोक प्रशासन भविष्यवाणी कर सकता है। इस बिहाफ पर भी हमारा लोक प्रशासन क्या हो जाता है, एक विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। हम लास्ट यहाँ पे बोलेंगे निश्चितता एवं यथार्थता, सर्टेनिटी, जो है जैसा है, ऑब्जेक्टिविटी कि जो है जैसा है उसी के बारे में जब हम बताते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, विज्ञान होता है। तो जैसे आपका है कि पेड़ से फल नीचे ही गिरेगा, ठीक है ना, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, आपका जो आपकी ग्रेविटी है पृथ्वी की, अर्थ की ग्रेविटी के बिहाफ पे हम क्या बोलते हैं कि ऊपर से कोई भी चीज होगी वो नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी जब तक कि वो एक निश्चित एस्केप वेलोसिटी के आधार पर वो उस जगह को पार न कर जाए। तो इसलिए आपका क्या विज्ञान ने इस तरह से बताया, तो वो निश्चित है, हर जगह उसी प्रकार से वो निश्चित रहेगा। तो यहाँ पर लोक प्रशासन को मानने वाले विज्ञान मानने वाले विद्वान भी क्या कह रहे हैं कि लोक प्रशासन में भी निश्चितता एवं यथार्थता होती है। जैसे आप देख रहे होंगे वर्तमान में कि लोक प्रशासन जो काम कर रहा है वो बिल्कुल निश्चित काम कर रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो सिद्धांत होते हैं वो बिल्कुल निश्चित सिद्धांत होते हैं, अनुसंधान के बाद में बनते हैं, और वो सारे अनुसंधान जो हमारे तथ्य होते हैं उन तथ्यों के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण होता है, जो कि एक निश्चित अर्थ लिए हुए होते हैं, एक निश्चित क्षेत्र लिए होते हैं, एक निश्चित प्रकृति लिए होते हैं। तो इस आधार पर लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विद्वान कहते हैं कि चूंकि विज्ञान विषय के लिए जो जो गुण आवश्यक होते हैं वो समस्त गुण आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या है, विज्ञान की श्रेणी में आएगा। लेकिन वही बात हो जाती है दूसरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट या कला मानने वाले जो विद्वान हैं वो इन्हीं सब बातों का कटाक्ष करते हैं, वो इन्हीं सब चीजों पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कैसे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, हमने बोला कि लोक प्रशासन तथ्यों पर आधारित है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, समाज में हम जैसे मानवों के लिए काम करता है, हम जैसे मानवों का अध्ययन करता है। तो क्या मानव केवल और केवल तथ्यों के साथ रह सकते हैं? क्या मानव के मानवीय मूल्य नहीं होते? होते हैं, एग्जैक्टली होते हैं। मानव के खुद के भी मानवीय मूल्य होते हैं। एक प्रशासक कितना भी अपने आप को बोले कि मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ रहता हूं, मैं बिल्कुल वस्तुनिष्ठ हूं, मैं किसी भी प्रकार से अपना पक्ष अपक्ष नहीं लेता हूं, लेकिन आप बताइए कि वहीं पर यदि सगा भाई आ गया है तो क्या मानवीय भावनाएं नहीं आएंगी? आएंगी। मतलब क्या है कि लोक प्रशासन में पूरी तरीके से हम कहें कि 100% तथ्य पर आधारित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोक प्रशासन में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का भी समावेश मिलता है, और जैसे ही मूल्यों का समावेश आ जाता है वैसे ही वो कला की ओर मुड़ जाता है। इस वजह से लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान ये कहते हैं कि चूंकि लोक प्रशासन में तथ्यों के साथ मानवीय मूल्यों का भी समावेश होता है, इस वजह से वो कला के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अभी हमने बोला था सार्वभौमिक सिद्धांत, मतलब वहां पे हमने बोला कि नियम और सिद्धांत होते हैं, लेकिन कला बताने के लिए बताया जा रहा है कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोक प्रशासन है वो समाज में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। जैसी परिस्थितियां आएंगी उस प्रकार से प्रशासन का कार्य बदलता रहता है, और जब उसका बदलता रहता है तो वो किसी भी प्रकार से जो उसके सिद्धांत होते हैं वो भी एक जैसे सदैव नहीं रह सकते हैं, ना ही एक ही जैसी परिस्थितियां हर जगह होंगी। जो लोक प्रशासन का कार्य भारत जैसे देशों में है, भारत हमारा विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में हमारा जो प्रशासन
प्रशासन का काम होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आपके विकसित देश होते हैं, उन विकसित देशों में लोक प्रशासन का कार्य बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जब परिस्थितियां बदलती हैं तो लोक प्रशासन का कार्य भी बदल जाता है। तो उसी आधार पर बोला जा रहा है कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक नहीं होते हैं, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार आपके सिद्धांत बदलते हुए रहते हैं। इस वजह से बोला जा रहा है कि लोक प्रशासन कला की श्रेणी में आना चाहिए। फिर हमने बोला प्रयोगशाला में अनुसंधान संभव नहीं है। विज्ञान विषय में हम देखते, हमने बहुत छोटे से 6-7 क्लास से आप लोगों का जो लैब वाला काम है वो स्टार्ट हो जाता है। इवन आज के जो स्टूडेंट है, हमारे जमाने में 6-7 में होता था, बट आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो 3rd-4th में ही लैब वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कहीं वो आपके छोटे छोटे से कि आपका जो माचिस की तीली है, वेनेगर ले लो, इस टाइप से आपके छोटे छोटे फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आप करने लगते हो। और 6-7 में आके तो आप देखते हो प्रिज्म वाले आप प्रैक्टिकल करने लगते हो। कहाँ जाके प्रैक्टिकल करते हो, जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल करते हो तो आप लैब में जाते हो, और लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हो। मतलब विज्ञान विषय में अनुसंधान करने के लिए प्रयोगशाला आवश्यक होती है। जबकि लोक प्रशासन के लिए प्रयोगशाला क्या है, लोक प्रशासन के लिए कोई अलग से प्रयोगशाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोक प्रशासन है वो समाज में अध्ययन कर रहा है, मानवों के बीच का अध्ययन कर रहा है। तो जो हमारा मानव समाज होता है वही लोक प्रशासन की प्रयोगशाला हो जाती है। इस वजह से कहा जाता है कि प्रयोगशाला में अनुसंधान संभव ना होने की वजह से लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में नहीं, कला की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हम कहते हैं भविष्यवाणी का परिणाम आशावादी नहीं या आशा अनुरूप नहीं होता है। आपको जिस प्रकार से मौसम विभाग आपके मौसम की भविष्यवाणी करता है, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आप देखते होंगे माइनर, बहुत ही मुश्किल से 1 या 2% का आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अदरवाइज यदि मौसम विभाग ने बोल दिया है कि यहाँ भारी बारिश होने की संभावना है, मूसलाधार बारिश हो जाएगी या गरज बरस के साथ कि आपके छींटे पड़ने वाले हैं, तो आप देखोगे कि उसी प्रकार से बारिश होती है। जिन क्षेत्रों पे वो बोल देता है उसी क्षेत्रों पे बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान के नियमों के आधार पर भविष्यवाणी करता है। उसको पता है कि कहाँ पर ह्यूमस ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर आपकी क्या चीजें ज्यादा हो रही है, कहाँ पर आपके जो वर्षा का मौसम माहौल है वो बन रहा है, ठीक है ना। तो जो भविष्यवाणी विज्ञान करता है वो निश्चित होती है, जिस उम्मीद के साथ की जाती है वही आपकी पूरी होती है। लेकिन लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर जो भविष्यवाणी की जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो भविष्यवाणी की गई है वो पूरी नहीं होती है। मतलब उनकी भविष्यवाणी जो है वो फेल भी हो जाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप वर्तमान परिस्थितियों से लेके चलोगे तो लोक प्रशासन की प्रकृति समझने में आपको बहुत सहायता होगी। आपका लॉकडाउन 3 चलने लग गया है ना, और अब उम्मीद भी हो रही है कि आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्रियों की बैठक माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ली गई है, और उस बैठक में हमारे भी मुख्यमंत्री महोदय ने एवं विभिन्न जो 5 हमारे रेड जोन वाले प्रदेश हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री से विनती की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। अब आप देखो कि लॉकडाउन की परिस्थिति आपके पास कब से आ रही है, 20 मार्च से। 20 मार्च को हमने क्या किया, जनता कर्फ्यू का सहयोग दिया। फिर 22 मार्च को हमने जनता कर्फ्यू करवाया। फिर उसके बाद आपका 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ, 25 तारीख से देशव्यापी लॉकडाउन हो गया है, जो कि पहले स्टार्ट हुआ आपका कब तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, फिर 3rd स्टार्ट हो गया, और अब उम्मीद हो रही है कि 17 मई के बाद से आपका लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि लोक प्रशासन ने जो भविष्यवाणी की थी कि इतने समय अवधि में हम इस बीमारी पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, वो भविष्यवाणी आशानुरूप नहीं आई। इन्हीं सब विषयों की वजह से आपके जो लोक प्रशासन को कला मानते हैं वो तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन की जो भविष्यवाणी है वो आपकी आशानुरूप नहीं होती है। लोक प्रशासन एक सटीक भविष्यवाणी करने के लिए सक्षम नहीं है। वो फोरकास्टिंग जो उसकी हो रही है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं हो रही है। इस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट नॉट अ साइंस। नेक्स्ट आपका है निश्चितता का अभाव। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपकी अनसर्टेनिटी होती है। आपको भी पता है कि प्रशासन जो है वो मानवों के लिए काम करता है।
हमारे लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है, और जब वहां पर काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है वो हर जगह निश्चित ही हो। तो कहीं ना कहीं आपको निश्चितता का अभाव मिलेगा, और निश्चितता का अभाव मिलने की वजह से भी कहा जाता है कि लोक प्रशासन आपका विज्ञान नहीं कला है। तो हम देख रहे हैं कि जो विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह वो भी सही है, जो विद्वान लोक प्रशासन को कला सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है। मतलब लोक प्रशासन विज्ञान है या कला, इसमें कोई भी एक मत नहीं है। जब हमारे पास कोई भी एक मत नहीं है तो हम भी फाइनली ये नहीं बोल सकते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है या कला, लेकिन एक मध्यम मार्ग हम निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे एल.डी. वाइट महोदय ने मध्यम मार्ग निकाला था कि अब आप यहां पर देखना कि जब हमने लोक प्रशासन की प्रक्रिया देख रहे थे हम, तो प्रक्रिया लगभग एक जैसी रहती है कि ये रहेगा, वैसी परिस्थिति आएगी तो जब हम प्रक्रिया के बिहाफ पे बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं, पद्धति के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ लोक प्रशासन एक विज्ञान है। बट सिद्धांतों के आधार पर, हम विषय वस्तु के आधार पर, विषय सामग्री के आधार पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो एक तो आपकी ये बात आ जाती है कि लोक प्रशासन को जब हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो वो विज्ञान की श्रेणी में आता है, लेकिन जब उसे एक विषय की श्रेणी से हम देखते हैं तो वो कला की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन आपके एल.डी. वाइट महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, इसका निर्णय हम ना ले, इसे भविष्य पर छोड़ दे। क्यों भविष्य पर छोड़ दे? क्योंकि वर्तमान में तो ये हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है पूर्ण रूप से विज्ञान, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके जो सिद्धांत निर्माण की प्रगति है, जो सिद्धांत निर्माण की गति है और जो प्रक्रिया ये अपना रहा है, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि भविष्य में जाके ये विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, इसका फाइनल मत नहीं कहा जा सकता है। लोक प्रशासन व्यवहारात्मक दृष्टि में विज्ञान है और विषय वस्तु की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो एक कला के रूप में हमको दिखाई देता है। तो लोक प्रशासन विज्ञान या कला मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी 11 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका ये 5 मार्कर में आता है तो आपको बहुत सिंपल सा बस इतना ही लिखना है, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। ये बताने के लिए अगर पूछा जा रहा है 5 नंबर में लिख रहा है कि टिप्पणी लिखे, हमेशा अगर 5 नंबर में पूछेगा तो यही बोलेगा कि कमेंट, टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी आपकी बहुत बिल्कुल सारगर्भित होती है, आपकी क्या कहा जाए उसको, अपन बोलते हैं कि कसी हुई होती है, ठीक है ना, एकदम शॉर्टेस्ट होती है। शॉर्ट में बेस्ट जो हम दे सकते हैं वो हम लिखते हैं कमेंट में, उसका सारगर्भित हम उसमें लिखते हैं। तो हम वहां पर आप क्या बताओगे कि लोक प्रशासन व्यवहार की दृष्टि से आपकी क्या कहते हैं, आपकी विज्ञान रहेगी और विषय की दृष्टि से आपकी कला हो जाएगी। लोक प्रशासन को कला मानने वाले जो विद्वान हैं उनके नाम लिख दोगे, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विद्वान हैं उनके नाम लिख दोगे, और आप बता दोगे, यहाँ पर आप कॉमा करके भी लिख सकते हो, पॉइंट डाल के भी लिख सकते हो, तो आपका 50 से 60 शब्दों में बहुत आराम से आपका आंसर बन जाएगा। यही क्वेश्चन जब आपका 11 नंबर के लिए आता है, 200 मार्क्स के लिए आता है, तो आप क्या करोगे, हेडिंग डाल दोगे, और हेडिंग के बिहाफ पे आप इसको लिखोगे तो 2-2 लाइन इसका डिस्क्रिप्शन लिख दोगे कि किस हिसाब से आप हेडिंग डाल रहे हो, तो आपका क्वेश्चन वहां पर पूरा हो जाएगा। तो अब एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि किसी भी विषय में जो हमारे, एक नया वर्ड आपने सुना होगा सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान, तो जितने भी आपके जो मानविकी विषय के जो हमारे विषय हुआ करते हैं मानविकी से संबंधित, तो उन मानविकी से संबंधित मतलब जो वहां जहां पर मानव का अध्ययन हो रहा है, तो उससे संबंधित जितने भी विषय हैं उन विषयों को हम पूर्ण विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में वास्तव में नहीं रख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसी आधार पर मैं यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि आगे आपको बहुत काम देगा। आपको जब सोशियोलॉजी पढ़ना है हमको, तो सोशियोलॉजी में भी वैसे तो आपके पीएससी के सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम किसी भी विषय को विज्ञान या कला की श्रेणी में डालते हैं। तो बहुत चाहूंगी, जैसे हमने ये हमने बताया कि किसी भी विषय को विज्ञान या कला के रूप में बांटना है, तो हमने यहाँ पर 0 और यहाँ पर 100 लिख दिया, ठीक है ना।
तो अब एक चीज याद रखिएगा, जितने भी मानविकी वाले विषय हैं उनमें आपके कोई भी पूरी तरीके से मानविकी नहीं होता है, ठीक है ना, और कोई भी पूरी तरीके से आपका क्या होता है, विज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरीके से विज्ञान की क्वालिटीज जो भी उसके आवश्यक गुण होते हैं वो आपके समाज से संबंधित, मानव से संबंधित अध्ययन करने वाले विषयों में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो समाज होता है वो मानवीय संबंधों से मिलकर बनता है, और जो मानवीय संबंधों से मिलकर बन रहा है उससे संबंधित जो भी अध्ययन होगा वो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता जाएगा। तो वहां पर जो सिद्धांत निर्मित होते हैं एक समय के बाद वो परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब सार्वभौमिक सिद्धांत ही नहीं होंगे, वहां पर मानव का अध्ययन हो रहा है तो मानवीय मूल्यों का भी अध्ययन होगा, ना चाहते हुए भी आपकी सब्जेक्टिविटी जो व्यक्ति निष्ठता होती है वो आ ही जाती है। तो वहां पर आप तटस्थ होकर बिल्कुल भी तथ्य को मानते हुए आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपके मानविकी वाले विषय होते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में कभी नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से एक नया विषय हमारा आ गया है सामाजिक विज्ञान, एक टर्म आ गया है सोशल साइंसेस। तो इस प्रकार के विषयों को हम बोलते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान है। तो यहाँ पर अगर आप बताना चाहोगे कि लोक प्रशासन के लिए, तो आप लोक प्रशासन के लिए बता सकते हो कि लोक प्रशासन एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, किंतु अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, आपके जो राजनीति शास्त्र हैं, इन विषयों की तरह ही सिद्धांतों और नियमों की जो है वो अधिकता होने की वजह से लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आता है कि बताइए कि लोक प्रशासन एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है किंतु वह कला भी नहीं है, तो आप बता सकते हो कि वह पूर्ण रूपेण कला भी नहीं है और पूर्ण रूपेण प्राकृतिक विज्ञान भी नहीं है, वो एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो ये है आपका लोक प्रशासन की प्रकृति। तो लोक प्रशासन की प्रकृति में फ्रेंड्स हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद का आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जो अभी मैं आपको बताना सोच रही थी, लेकिन चलो आपका बड़ा लंबा हो रहा है शायद आपका ये वाला लेक्चर, तो हम लोक प्रशासन का क्षेत्र नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लोक प्रशासन की प्रकृति बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए भी, 5 मार्क्स के लिए भी और आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी। तो इसको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप चैनल के माध्यम से क्वेश्चन आप एराइज कर सकते हो, या फिर जो आपका इनका जो टेलीग्राम या आपका फेसबुक पेज है, तो शायद टेलीग्राम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट टेलीग्राम चैनल है, तो उस चैनल के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। इसकी जो मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ इसका पीडीएफ भी मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगी कि लोग जैसे जैसे मैं ये कंप्लीट कराती जा रही हूँ, तो आपका जैसे लोक प्रशासन का विषय के रूप में एक विकास, ये आपको उनका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कंप्लीट नोट्स आपके जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं अवेलेबल करा दूंगी। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो अभी कोविड-19 की वजह से हम सब घर में हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, तो आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। थैंक यू।